नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों, मोदी और मोदी के लोग एक बात को बार बार दोहराते हैं। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ना होते, पटेल होते, तो देश की दिशा और दशा बिल्कुल अलग होती। ये लोग एक बात और करते हैं, नेहरू के बरक्स पटेल को खड़ा करते हैं एक दुश्मन की तरह। नेहरू ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जबकि ये लोग नहीं जानते पटेल स्वयं प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहते थे। वह तो स्वयं चाहते थे कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश की बागडोर को संभालें। मगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ऐसा ज्ञान ठेलते रहते हैं, और जो लोग इस तरह के ज्ञान को ग्रहण करते हैं वो बिल्कुल भी फैक्ट चेक नहीं करते कि असलियत में उस दौर में क्या कुछ घटित हो रहा था। कम से कम इन लोगों को एक बात तो समझ ही लेनी चाहिए, जिन पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, अगर पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या आरएसएस का अस्तित्व तो बचा रहता? जनसंघ और उसके बाद बीजेपी खड़ी हो पाती? कतई नहीं, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। आप रवीश कुमार जी की जुबानी पूरी कहानी को सुनिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तविकता क्या थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेहरू को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया, पटेल को क्यों नहीं बनने दिया गया, इस पर सवाल उठाने वाले भुला देना चाहते हैं कि आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज को किनारे कर नरेंद्र मोदी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों नाराज होकर आडवाणी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ। 10 साल पुरानी खबरों में आपको काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसकी जगह बार बार यह रटवाया जाता है कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। यह उसी तरह का मामला है कि आडवाणी और सुषमा स्वराज के प्रधानमंत्री बनने के चांस को लेकर आज से कोई 30 साल बाद कांग्रेस का कोई नेता लोकसभा में बीजेपी को घेर रहा होगा। लेकिन इससे अधिक फालतू बात क्या हो सकती है? क्यों बार बार इस बात को उभारा जाता है कि पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू को नहीं? हम पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी से भी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ऐसा होता कि कांग्रेस समितियां और देश की जनता चाहती थी कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए और प्रधानमंत्री वो न बने और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो स्वाभाविक है कि कई लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन अपना जताया होता। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि पटेल को बनना था, जवाहरलाल नेहरू को थोपा गया, क्या कोई ऐसा पटेल प्रेमी नहीं था देश भर में जिसने एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा? नेहरू पटेल के संबंध को भी प्रोपेगेंडा की राजनीति इस तरह से बेच रही है, अब बेचना ही कहा जाएगा, कि नेहरू और पटेल के बीच कुर्सी का कोई संघर्ष चल रहा था, जबकि सरदार पटेल हमेशा खुद से आगे नेहरू को रखा करते थे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर नेहरू पोर्टल है, वहां पर नेहरू से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं। इसी भंडार से हमें के.एम. मुंशी की बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट था, ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट। इसके तहत उस समय के लोगों से जुबानी बातचीत की गई ताकि उनका पक्ष भी रिकॉर्ड पर रहे। के.एम. मुंशी से यह बातचीत 18 अक्टूबर 1966 को रिकॉर्ड की गई है। 1971 में उनका निधन हो जाता है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया है। ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के तहत के.एम. मुंशी से पूछा गया
क्या 1946 में सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने की कोई बात थी? इस पर के.एम. मुंशी जवाब देते हैं और आप ध्यान दीजिए, कहते हैं नहीं, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। सरदार खुद यह बात कभी नहीं स्वीकार करते। सच तो यह है कि जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने हंसकर कहा कि आपको पता है कि क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जवाहरलाल को काफी पहचाना जाता है और विदेश में नेहरू भारत का सम्मान बढ़ाएंगे, और जहां तक मैं उनको जानता हूं उनके लिए ज्यादा अच्छा यही है कि मैं उनके साथ रहूं, ना कि उनके विपक्ष में। के.एम. मुंशी सरदार पटेल के बारे में कह रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का कभी कोई विचार ही नहीं आया, बल्कि सरदार पटेल भी कहते थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल को बनना चाहिए। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, सरदार पटेल के पत्रों का संकलन है जिसका संपादन एम नंदुरकर ने किया है। यह किताब गुजराती में है, नाम है सरदार श्री ना पत्रों, यानी सरदार श्री के पत्र। इसकी किताब की प्रस्तावना में नंदुरकर ने मणिबेन की डायरी के हवाले से एक बात लिखी है। 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। उसके 2 साल पहले सरदार पटेल का निधन हो चुका था। उनकी बेटी मणिबेन को कांग्रेस ने टिकट दिया और वे आनंद से पहला चुनाव जीत कर आईं। अपने जीवन काल में जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को कभी टिकट नहीं दिया। नंदुरकर जी की इस किताब के इस हिस्से का अनुवाद राजेश पटेल ने हमारे लिए किया है। मणिबेन सरदार पटेल की बेटी का नाम है, जिन्हें सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू ने राज्यसभा का सदस्य बनाया था। इसके इस हिस्से का अनुवाद राजेश पटेल ने किया है। 1947 के अंत में जब लोकतंत्र के प्रशासनिक क्षेत्रों में सरदार और जवाहरलाल के बीच मतभेद पैदा हुए, तो वे दोनों बार बार गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने एक बार सरदार श्री से बात करते हुए कहा था कि आज आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। ये गांधी कह रहे हैं सरदार पटेल से, और ये बात कौन लिख रही हैं? उनकी बेटी मणिबेन अपनी डायरी में। और नंदुरकर साहब लिखते हैं, इस मौके पर मणिबेन ने भी नोट किया। तब सरदार ने गांधी जी को यह बात बताई कि प्रधानमंत्री जवाहर रहें, बस मुझे राजनीति से मुक्त कर दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं। अगर मैं यह पद स्वीकार कर लूंगा तो जो लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी बातों की भी पुष्टि हो जाएगी। सरदार पटेल इतना भी नहीं चाहते थे कि इसकी चर्चा हो या इस चर्चा को किसी तरह हवा मिले कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या उन्हें बनाया जाने वाला था। इसे लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलने को लेकर वे सतर्क थे। गांधी जी ने जब एक बार कह दिया कि आप ही प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा अगर किया तो जो अफवाह फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो सही साबित हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि सरदार पटेल को दुष्प्रचार से आज भी मुक्ति नहीं मिली है। यह दुष्प्रचार किसके जरिए किया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। नेहरू को छोटा दिखाने के लिए आज भी उनका भारत की राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। किसी फैसले पर दोनों की अलग अलग राय को बहुत बड़ा कर दिया जाता है, जैसे उनके बीच दुश्मनी चल रही हो। आज के भारत का कोई भी सरकारी विज्ञापन देखिए, ज्यादातर विज्ञापनों में तस्वीर केवल प्रधानमंत्री मोदी की होती है, कैबिनेट मंत्री की नहीं। आपको पता नहीं चलता कि कैबिनेट के उस मंत्री की क्या भूमिका थी। अब सारे फैसले नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाते हैं, मंत्री भी उन्हीं के नाम पर अपने फैसलों को बताते हैं। कैबिनेट में किस बात पर क्या बहस हुई, इसकी जानकारी भी बाहर नहीं आती। क्या यह अच्छा नहीं है कि कई फैसलों पर सरदार पटेल और नेहरू अलग अलग राय रखते थे और इन सबके दस्तावेज आपके बीच मौजूद हैं। दोनों के पत्राचार को पढ़कर आप पता कर सकते हैं कि वे लिखकर अपनी असहमति व्यक्त किया करते थे। लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री होने के बाद भी सरदार पटेल नेहरू से अलग राय रख सकते थे, रखते थे। आज के भारत में कौन सा कैबिनेट मंत्री है जो प्रधानमंत्री मोदी से अलग राय रखता हो? कैबिनेट के भीतर या कैबिनेट के बाहर कभी आपने सुना है? अगर किसी मंत्री ने विरोध कर दिया, अलग राय रख दी, तो क्या आपको लगता है उसके पत्रों का संकलन बचेगा? जैसे सरदार पटेल के इस पत्रों का संकलन किया गया है,
या उस कैबिनेट मंत्री को राजनीति से ही हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा? किसी मुद्दे पर दो राय के क्या उदाहरण हैं मोदी सरकार में? बताइए तो, पता तो कीजिए। क्या पटेल की तरह कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप से मोदी सरकार के फैसले पर अपनी असहमति जाहिर करने की हिम्मत जुटा सकता है? नेहरू के सामने ऐसा बिल्कुल संभव था, उसके रिकॉर्ड हैं आपके बीच। एनवी गाडगिल ने लिखा है कि राजनीतिक मुद्दों पर खुद को पटेल के करीब पाते थे और आर्थिक मुद्दों पर नेहरू के नजदीक। क्या बीजेपी का कोई भी नेता ऐसा लिख सकता है कि फला मुद्दे पर मोदी के करीब पाता हूं, नोटबंदी के मुद्दे पर, काला धन के मुद्दे पर मोदी के विरोध में पाता हूं? मोदी जी से पहले जेपी नड्डा ही उसे पार्टी से निकाल देंगे। अपने समय के सबसे शानदार उदाहरणों को आज आपके सामने सबसे खराब बताकर पेश किया जा रहा है कि नेहरू और पटेल में प्रतिस्पर्धा थी, दुश्मनी चल रही थी। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? पूछना चाहिए, जो पटेल और नेहरू के बीच संभव था, आज क्या पीयूष गोयल और नरेंद्र मोदी के बीच संभव है? क्यों नहीं संभव है? आखिर सरदार पटेल का उदाहरण क्यों दिया जाता है? कुछ सीखने के लिए। तो उस सीखने का असर इस मंत्रिमंडल में क्यों नहीं दिखाई देता?